Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So on 4th of December you're having your English Term 1 exam. सो उसी के लिए मैंने ये बच्चे वीडियो बनाई है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपना सैम्पल पेपर उठा के देखा होगा। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, तो मैं आपको ऐसे ही लिटरेचर के ट्रिकी एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ क्योंकि सैम्पल पेपर में भी जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे कि आपको पोएम से या चैप्टर से कोई एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम करेंगे सम ट्रिकी थिंकिंग लेवल बेस्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो वीडियो जरूर एंड तक देखना क्योंकि मैं फ्लेमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स कवर करूंगा, ऑल द 3 चैप्टर्स, दैट इज द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड योर डीप वाटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट गिवन। जल्दी से एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। Poor man, it was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. तो ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। व्हाई डज द नरेटर रेफर टू मिस्टर हैमल एज अ पुअर मैन, कि नरेटर ने मिस्टर हैमल को पुअर मैन क्यों बोला? तो फर्स्ट ऑप्शन है ही एम्पैथाइजेस विद मिस्टर हैमल एज ही हैड टू लीव द विलेज, कि मिस्टर हैमल को गांव छोड़ के जाना था। He believes that Mr. Hamill's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich, कि मिस्टर हैमिल उस दिन जो कपड़े पहन के आए थे वहां से उस कपड़ों को देख के लग रहा था कि वो जो है रिच नहीं है, अमीर नहीं है। He feels sorry for Mr. Hamill as it was his last French lesson, कि उनको बुरा लग रहा था मिस्टर हैमिल के लिए कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। He thinks that Mr. Hamill's patriotism and sense of duty resulted in his poverty, कि जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका लव टुवर्ड्स नेशन है, उसकी वजह से वो गरीब हो गए। तो क्लियरली आपको इसका आंसर दिख रहा है, इसका आंसर है सी, क्योंकि उनको बुरा लग रहा था मिस्टर हैमिल के लिए कि उनका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। Which of the following idioms might describe the villager's act of attending the last lesson more accurately? ध्यान से देखना, 4 idioms लिखे हैं, इनमें से कौन सा सुटेबल idiom है जो डिस्क्राइब करता है कि वो विलेजर्स क्यों बैठे थे लास्ट बेंच पर और इतना ध्यान से वो लेक्चर अटेंड क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। टू गुड टू मिस, कि लेक्चर बहुत अच्छा था कि वो मिस नहीं करना चाहते थे। टू लिटिल टू लेट, टू लिटिल टू लेट का क्या मतलब होता है? यही इसका आंसर है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करते, जैसे उन्होंने एजुकेशन को वैल्यू नहीं किया, ठीक है, और हमें बहुत देर बाद रियलाइज होता है किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस जब तक वो चीज़ खत्म हो गई होती है। अब जैसे कि क्या था, उनको जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने कभी भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, अपनी लैंग्वेज पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो उस दिन क्लास में आए, बट दे वर लेट। वो उस दिन जो वो लेसन था वो लास्ट फ्रेंच लेसन था और अगले दिन से तो क्लास में फ्रेंच पढ़ाने ही नहीं वाला था कोई, बिकॉज जर्मन का जो रूल था वो फ्रांस में आ गया था। तो इसका सिंपल आंसर है टू लिटिल टू लेट। तो ये इडियम का आंसर आपको याद रखना। चलो अगला। Choose the option that might raise a question about Mr. Hamill's faithful service, कि इन चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन जो मिस्टर हैमिल की फेथफुल सर्विस को क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मिस्टर हैमिल अपनी सर्विस को लेके थोड़े से फेथफुल नहीं थे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस्टर हैमिल ने इस बात का जिक्र खुद किया है चैप्टर में, उन्होंने खुद बताया कि हाँ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं और इम्प्रूव कर सकता था। तो अब ये ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। When Franz came late, Mr. Hamill told him that he was about to begin a class without him. यहाँ पे कुछ अनफेथफुल नहीं था कि अगर फ्रांस क्लास में जब लेट आया तो उन्होंने बोला कि जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाला था। फ्रांस मेंशन्ड हाउ क्रैंकी मिस्टर हैमिल वाज एंड हिज ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, कि फ्रांस मेंशन करता है कि मिस्टर हैमिल कितने गुस्से वाले थे, ठीक है। आगे, मिस्टर हैमिल ऑफन सेंट स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स एंड गेव हिम अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। तो दिस इज द आंसर, सी इसका आंसर है, क्योंकि मिस्टर हैमिल ने खुद बोला था कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया, कि मैं जब मुझे फिशिंग जाना होता था मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, ठीक है, और कभी कभी मैं तुम्हें बोलता था जाओ मेरे प्लांट्स को, मेरे फ्लावर्स को पानी दे के आओ। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Choose the option that most appropriately fills in the blanks for the following description of the given extract. अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. The villagers and their children sat in class forging with their old master a dash togetherness. एक ऐसी टुगेदरनेस जो वो भूल चुके थे. तो आंसर क्या आएगा? फॉरगॉटन. आंसर क्या आएगा? फॉरगॉटन. वाई फॉरगॉटन? क्योंकि वो अपनी कंट्री की टुगेदरनेस, अपनी लैंग्वेज की टुगेदरनेस सब भूल गए थे. उनको रियलाइज कब हुआ? तब रियलाइज हुआ जब उनको पता चला कि अब हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी. चलो आगे देखते हैं. इन दैट मोमेंट द क्लासरूम स्टूड डैश. क्लासरूम स्टूड ट्रांसफॉर्म्ड. जैसे डेली क्लास होती थी वैसी क्लास नहीं थी आज. आज जो क्लास थी वो टोटली चेंज हो गई थी. बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे. पिन ड्रॉप साइलेंस था. तो बी आ गया ट्रांसफॉर्म्ड. नेक्स्ट, it was France itself and the last French lesson a desperate hope to dash to the remnants of what they had known and taken for granted. Remnants मतलब जो चीज लेफ्ट ओवर रह जाती है, मतलब जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देते, रिमेन्स. ठीक है, तो अब यहां पे क्या है? डेस्परेट होप टू होल्ड ऑन. मतलब लास्ट डे पे उनको ये होप थी कि जो जिन चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारा मदर टंग, हम उसको किसी तरह होल्ड ऑन करके रख लें. कि आज ये लास्ट डे है, हमारे पास लास्ट मौका है, ये लास्ट फ्रेंच क्लास रहने वाली है. लेट्स होल्ड ऑन दीज मोमेंट्स. ठीक है, इस चीज़ को होल्ड ऑन करके रखते हैं क्योंकि कल हमारी आइडेंटिटी ही हमसे दूर जाने वाली है. और आगे क्या था? देयर ओन डैश, देयर ओन आइडेंटिटी. कि उन्होंने किस चीज़ को ग्रांटेड ले लिया था? अपनी खुद की आइडेंटिटी को ग्रांटेड ले लिया था. तो इसका आंसर है डी. अगला क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में है हमारा एक नया पैसेज इसी चैप्टर से, तो जल्दी से करते हैं. मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar book and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. चलो अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं. Which of the following can be attributed to Mr. Hamill's declaration about the French language? तो उन्होंने जो भी इस एक्सट्रैक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला है कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, हमें उसको गार्ड करके रखना चाहिए, इससे मतलब क्या है इसका? फर्स्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, कि वो फ्रेंच सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. नॉस्टैल्जिक प्राइड, कि वो इमोशनल हो रहे हैं. फैक्चुअल एक्यूरेसी, कि ये फैक्ट है. ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वर्ल्ड की वही सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है. या पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन. पेट्रियोटिक होता है लव फॉर द कंट्री. पेट्रियोटिज्म कब होता है? जब आपको अपनी कंट्री के प्यार हो. तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो मिस्टर हैमिल थे ही वाज अ पेट्रियोटिक पर्सन, जिसको अपनी कंट्री के लिए प्यार था. तो मोस्ट सूटेबल आंसर है डी. नेक्स्ट, read the quotes given below, choose the option that might best describe Mr. Hamill's viewpoint. तो इन चारों कोट में से कौन सा ऐसा कोट है जो सबसे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि मिस्टर हैमिल के व्यू पॉइंट्स क्या थे? पहला कोट देखो, those who know nothing of foreign languages know nothing of their own. ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था कि जिन लोगों को अपनी फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं आती उनको खुद की भी लैंग्वेज नहीं आती. ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं था. लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ अ कल्चर. बिल्कुल सही. लैंग्वेज हमें हमारा कल्चर के बारे में बताती है. इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग. तो लैंग्वेज हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है. तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है. अब आगे पढ़ते हैं. अ पुअर मैन इज लाइक अ फॉरेन इन हिज ओन कंट्री. पावर्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, तो थर्ड भी आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट प्रोपोगेंडा इन द वर्ल्ड इज आवर मदर टंग. दैट इज व्हाट वी लर्न एज अ चिल्ड्रन एंड विच वी लर्न अनकॉन्शियसली. ये उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि हम अपनी मदर टंग बचपन में ही सीख जाते हैं. मदर टंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम अनकॉन्शियसली उसको सीख जाते हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ की परसेप्शंस बदलती है. ऐसा उन्होंने नहीं कहा था. उन्होंने कहा था कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखती है, जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है. तो मोस्ट सुटेबल आंसर है सेकेंड, कि वो हमारा रोड मैप है कल्चर का और वो बताती है हम कहाँ से आए हैं, मतलब वो हमारी आइडेंटिटी को बचा के रखती है. तो इसका आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, I was amazed to see how well I understood it.
तो उस दिन जब मिस्टर हैमिल ने ग्रामर का टॉपिक कराया पार्टिसिपल्स, वैसे तो फ्रांस को कभी भी क्लास में कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि वो ध्यान नहीं देता था, बट उस दिन उसने क्लास में ध्यान दिया और वो बहुत हैरान हो गए देख के कि उसको कितने अच्छे तरीके से समझ आया। तो इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट एक्सप्लेन, तो ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज मत होना, जो ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, व्हाई फ्रांस फाउंड द ग्रामर लेसन इजी, कि फ्रांस को ग्रामर लेसन इजी क्यों लगा। Let's read the options. Franz was paying careful attention in class this time. ये तो बिल्कुल सही है कि वो ध्यान से सुन रहा था. Mr. Hamill was being extremely patient and calm in his teaching. बिल्कुल सही कि मिस्टर हैमिल काफ़ी पेशेंट थे और बहुत काम होकर पढ़ा रहे थे. फ्रांस वॉज इंस्पायर्ड एंड फाउंड अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस टू लर्निंग. बिल्कुल सही, वो काफ़ी इंस्पायर हो गया था, ठीक है, और उसके पास न्यू मीनिंग और पर्पस था सीखने का. क्या था वो मीनिंग, क्या पर्पस था, क्योंकि वो जानता था कि आज ही मैं सीख सकता हूं, कल से मिस्टर हैमिल हमें पढ़ाने वाले नहीं है. तो ये पर्पस था, वो जानता था आज ये मेरा लास्ट लेसन है, तो ही हैड अ पर्पस कि मुझे ध्यान से सुनना है. फ्रांस हैड रियलाइज्ड दैट फ्रेंच वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. देखो ये सही बात है कि मिस्टर हैमिल ने बोला था कि जो फ्रेंच है वो सबसे क्लियरेस्ट है और लॉजिकल लैंग्वेज है, बट इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से तो ना ये मतलब है कि फ्रेंच बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसीलिए जो फ्रांस है वो लेसन ध्यान से सुन रहा था. और दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे बात की है फ्रेंच की, जबकि जो टॉपिक था वो तो इंग्लिश का था, वो फ्रेंच का टॉपिक है, वो ग्रामर का टॉपिक था. तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल भी जो है यहाँ पे सूटेबल नहीं है, ठीक है. ये रीजन नहीं है कि क्यों फ्रांस उस दिन ग्रामर की क्लास में इतना ध्यान दे रहा था, तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट, Franz was able to understand the grammar lesson easily because he was receptive, appreciative, introspective, competitive. तो मैं सबका मतलब बता देता हूँ. तो आंसर इसका receptive है. पहले जो गलत है उन वर्ड्स का मीनिंग बता देता हूँ. appreciative कि वो किसी चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहा था. introspective कि वो बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा था अपने लेसन को पढ़ते वक्त, ऐसा भी नहीं था. कॉम्पिटिटिव कि वो दूसरे बच्चों के साथ कंपीट कर रहा था, नहीं. इसका आंसर है रिसेप्टिव. रिसेप्टिव मतलब है रिसीव करना नॉलेज, कोई भी चीज़ को रिसीव करना. क्यों, वो बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहा था, तो ही वो रिसीविंग द लेसन. वो मिस्टर हैमिल जो उसको पढ़ा रहे थे वो उस चीज़ को रिसीव कर रहा था, तो इसलिए इसका आंसर है रिसेप्टिव. चलो, सो ये हमने करे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेसन. अब करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के, दैट इज द लॉस्ट स्प्रिंग. सो दिस इज एक्सट्रैक्ट, ठीक है. अब ये एक्सट्रैक्ट काफी बड़ा है, ठीक है, तो इतना बड़ा एक्सट्रैक्ट पढ़ने से अच्छा सीधे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. वो पिछला वाला एक्सट्रैक्ट छोटा था तो हमने पढ़ लिया, बट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बहुत बड़ा है, तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर एक्सट्रैक्ट पे चलेंगे. द स्माइल ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज amidst the dust of streets indicates that his dream was. तो वाला सेंटेंस देख लेते हैं. I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes. His dream, जो उसका सपना था कार सीखना, looks like a mirage. मिराज का क्या मतलब होता है, जैसे आप डेजर्ट पे जाते हैं, डेजर्ट पे क्या होता है, ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है फिजिक्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप डेजर्ट पे जाते हो आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी है. क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन दिख रही होती है, बल्कि ऐसा होता नहीं. जब आप वहाँ पे जाते हो वहाँ पानी नहीं होता, फिर आपको दूर कहीं पानी दिखता है, तो ये इल्यूजन है. दिस इज मिराज. क्या है मिराज, एक्चुअल में इल्यूजन है. एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअल में उस धूल की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बोला गया कि फिरोजाबाद जैसा शहर, ठीक है, फिरोजाबाद जैसे शहर में, ठीक है, ये जो उसका सपना है, फिरोजाबाद जैसे बैकवर्ड सिटी में जो उसका सपना है कि मुझे कार चलाना सीखना है, वो एक तरह से उसके लिए एक इल्यूजन है जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता. तो अब इसका मतलब क्या है वो हम ऑप्शंस में देखेंगे. अ रियलिटी येट सीम डिस्टेंट, क्या ये रियलिटी है, बिल्कुल भी रियलिटी. मिराज इज नेवर अ रियलिटी, और इसको मिराज से कंपेयर किया गया है. लॉस्ट इन द सी ऑफ डस्ट, कि वो धूल में जो है वो गुम हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं. इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट, बिल्कुल सही. इल्यूजरी मतलब इल्यूजन, उसके लिए ये जो उसका सपना है कि उसको कार चलाना सीखना है, इसके लिए इल्यूजन है. उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट फिरोजाबाद जैसी सिटी में रहकर एक मोटर मैकेनिक बनना, कार चलाना सीखना बहुत इम्पॉसिबल है. तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट. यहाँ लिखा है हैंगिंग इन द डस्टी एयर, कि वो धूल में, ठीक है, धूल में हैंग कर रहा है.
ठीक है, जो उसका ड्रीम है वो धूल में उड़ रहा है, बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है। देखो मिराज से ही हमें पता चल जाता है इट इज़ लाइक एन इल्यूजन। तो देखो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं, बट अब ध्यान से पढ़ते जाओ तो आप कर लोगे, क्या पता इसी तरीके का कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए और आपको टर्म 1 में काफ़ी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो वो क्या करता है, वो नरेटर की आंखों में सीधा देख के बोलता है कि हाँ मैं सीखूंगा कार चलाना। यहां से क्या पता चलता है कि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, उसके अंदर एक एम्बिशन था कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। तो यहां पे बात करते हैं फियरलेस, कि वो किसी से डरता नहीं था, ये मतलब नहीं है। होपफुल, अगर उसको होपफुल होता तो वो कभी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं देखता। वेलिएंट, वेलिएंट होता काफी करेजियस, हिम्मत वाला, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत हिम्मत थी। एम्बिशियस तो था। स्टर्न, स्टर्न मतलब जिद्दी, जिद्दी भी नहीं था। तो मैंने दो ऑप्शन डिस्कस नहीं करे क्योंकि वही आंसर है, डिटरमाइंड और एम्बिशियस। वो स्ट्रेट उनकी आंखों में देख के कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि हाँ मैं कार चलाना सीखूंगा। तो यहां से पता चलता है वो काफी डिटरमाइंड था, वो काफी एम्बिशियस था। तो आंसर क्या है, 1 and 5। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, which of the following statement is not true with reference to the extract? तो अब extract पढ़ लेते हैं। I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes. His dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his own town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all women in the land, it seems. Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। नॉट ट्रू आपने बताना है। चिल्ड्रन वर्क इन बैडली लिट एंड पुअर वेंटिलेटेड फर्नेसेस, ये तो सही है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द चिल्ड्रन आर अनअवेयर दैट इट इज फॉरबिडन बाय लॉ टू वर्क इन द फर्नेसेस, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना नन ऑफ अस न्यू, तो नन ऑफ देम में चिल्ड्रन भी आ जाते हैं कि चिल्ड्रन को पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट इट इज इलीगल। चिल्ड्रन टॉयल इन फर्नेसेस फॉर आवर्स विच अफेक्ट देयर आई साइट, ये भी ठीक है कि चिल्ड्रन पूरा दिन वहां पे बैठे रहते हैं फर्नेसेस में, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो जाती है। तो आंसर इसका डी है। फिरोजाबाद हैज इमर्ज्ड एज अ नेसेंट प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री। देखो यहाँ पे क्या फोकस किया गया, यहाँ पे फोकस किया गया है नेगेटिव पॉइंट्स पे, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात की गई कि क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है उसका बच्चों के ऊपर। यहाँ पे कहीं फिरोजाबाद की तारीफ नहीं की गई है कि फिरोजाबाद अब इमर्ज हो रहा है, फिरोजाबाद जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन रहा है कंट्री का। तो देखो बेशक डी आंसर ठीक होगा, बी मतलब डी ऑप्शन सेंटेंस ठीक होगा, बट यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट के हिसाब से कौन सी चीज ट्रू नहीं है। तो एक्सट्रैक्ट के हिसाब से डी ऑप्शन ट्रू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव वे में कुछ नहीं बोला है कि एक्सट्रैक्ट बता रहे हैं कि फिरोजाबाद तो काफी ग्रो कर रहा है, फिरोजाबाद तो बैंगल्स में सबसे आगे निकल चुका है। तो इसका आंसर जो है डी हो। नेक्स्ट, every other family in Firozabad is engaged in making bangles, indicate that, मतलब जैसे हिंदी बोलते हैं ना, हर दूसरा पर्सन, हर दूसरी फैमिली वहां पे क्या कर रही है, बैंगल्स बना रही है। तो इसका क्या मतलब है, बैंगल मेकिंग इज द ओनली इंडस्ट्री दैट फ्लरिशेस इन फिरोजाबाद। ऐसा नहीं किसी ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग ही एक इंडस्ट्री है। द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग, ये भी गलत है कि पूरी पॉपुलेशन फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं वो सब बैंगल मेकिंग कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Majority of the population in Firozabad is involved in the bangle making। तो इसका आंसर सी है कि जो majority population है, जो most of the people हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बैंगल मेकिंग में they are doing their work। चलो नेक्स्ट आपका आता है अगला एक्सट्रैक्ट, तो जल्दी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes, this implies that। अब देखते हैं एक्सट्रैक्ट में इसका क्या मतलब है। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। एक वक्त से पेट भर खाना भी नहीं खाया। She says in a low voice drained of joy। drained of joy का क्या मतलब है, जब आपकी लाइफ में कोई खुशी ना हो,
ठीक है, तो यहाँ पे नो लाइट इन हर आइज का क्या मतलब, उसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है क्योंकि उसको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा, शी हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। बैंगल्स यहाँ पे शो करे कि शी इज मैरिड, सो शी इज मैरिड बट हैज लॉस्ट द चार्म इन हर आइज। यहाँ पे देखो आइज की चार्म के बारे में बात नहीं की गई है, उससे कहने का क्या मतलब है कि हैप्पीनेस जा चुकी है। शी इज मैरिड वुमेन हु हैज लॉस्ट हर ग्रेस एंड ब्यूटी, कि वो ब्यूटीफुल नहीं रही, भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दो शी इज मैरिड हर आईज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, कि उसकी आंखों से वो खुशी जा चुकी है। सो दिस इज द आंसर, दो शी इज मैरिड हर आईज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस। तो सी इसका आंसर है। डी भी देख लेते हैं, शी इज अ मैरिड वुमेन हु हैज लॉस्ट हर आई साइट, कि उसकी आई साइट कमजोर हो गई, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, he has a roof over his head, the tone of the author is। तो हम आगे पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट हमने यहां से पढ़ लिया था जॉय तक। she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime that she has reaped। her husband, an old man with blowing beard, says, I know nothing except bangles, all I have done is make a house to live in। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head। तो यहाँ पे नरेटर कह रही है कि उस ओल्ड मैन ने कम से कम अपना एक घर बना लिया, एक ऐसी चीज कर ली है जो काफी लोग नहीं कर पाए। तो नरेटर इस चीज को काफी पॉजिटिव वे से देख रही है कि एटलीस्ट उस ओल्ड मैन ने इतना किया अपने लाइफ में कि अपने लिए घर बना लिया। तो यहाँ पे लिखा है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक होता है जब आप किसी चीज को बहुत नेगेटिव वे में बोलते हो, ठीक है, जब आप किसी चीज का सिर्फ नेगेटिव चीजें ही पॉइंट आउट करते हो, ठीक है। एम्पैथेटिक होता है किसी की केयर करना, किसी के बारे में सोचना, ठीक है, और किसी की इमोशंस को समझना। सिंपैथेटिक होता है अगेन सिंपैथी दिखाना। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, कि कोई भी चीज़ हुई है उसको सोचो कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा हो। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो ऑथर है वो ऑप्टिमिस्टिक है। वो ये बोलने के बजाय कि वो पुअर मैन है, वो काफ़ी गरीब है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ बैंगल बनाता है, बल्कि वो क्या कर रही है, वो उसको एक पॉजिटिव वे में देख रही है कि एटलीस्ट उसके पास एक रूफ है, कि एटलीस्ट उसने अपना खुद का घर बनाया जो काफ़ी लोग नहीं बना पाए हैं। तो इसका आंसर डी है, ऑप्टिमिस्टिक। अगला, चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेस द स्टेटमेंट द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। तो यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। मतलब क्या हो रहा है, जो उनके एल्डर्स ने काम किया वो यंग मैन कर रहे हैं। जो सपोज किसी के दादाजी भी बैंगल्स बनाते थे, दादी जी भी बैंगल बनाते थे, मम्मी पापा भी बैंगल्स बना रहे हैं, बच्चा भी बैंगल्स बना रहा है, तो मतलब वही चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, एक्सेप्टेंस, रिफ्लेक्शन, रीआइट्रेशन है, डाउटफुलनेस। तो इसका आंसर है रीआइट्रेशन। रीआइट्रेशन होता है जब आप कोई चीज़ रिपीट करते हो, जो ओल्डर जनरेशन ने किया वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हो, आप वही प्रोफेशन अपना रहे हो, सो दैट इज रीआइट्रेशन। नेक्स्ट, years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to learn। कि years of mind numbing toil का मतलब है वही सेम रिपीटिव काम, वही बिना मन के वही सेम बैंगल मेकिंग और वही सेम मेहनत वाला काम, ठीक है, हम कर रहे, जिसकी वजह से ऑल इनिशिएटिव, कि अगर हम कुछ नया सीखना चाहें, कोई इनिशिएटिव लेना चाहें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहें, कोई नए सपने देखना चाहें, वो सारा लॉस्ट हो चुका है। अब आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से ऑप्शन इस चीज को मैच करेगा। द बैंगल मेकर्स आर एग्जॉस्टेड येट दे आर एंटरप्राइजिंग एंड हैव ड्रीम्स। ये तो बिल्कुल गलत लिखा है कि उनके पास सपने हैं, बिल्कुल भी नहीं है। द ड्रजरी ऑफ वर्क, मतलब जो हैवीनेस, जो लोड है वर्क का, हैज डिस्ट्रॉयड दैट विलिंगनेस टू इंप्रूव देयर लॉट। तो यही आंसर है कि वो कोई भी तरह की इंप्रूवमेंट करने के लिए जो उनकी एक विलिंगनेस है, कि जो इच्छा होती है कि मुझे इंप्रूव करना है, वो सारी खो चुके हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन है उनके पास इस बैंगल मेकिंग बिजनेस का। सी ऑप्शन क्या है, द डेली ग्राइंड हैज स्टोलन द ड्रीम्स ऑफ बैंगल मेकर्स एंड मेड देम डल। द बैंगल मेकर्स हैव बीन वर्किंग सो हार्ड देयर इज नो टाइम टू ड्रीम। तो देखो ऑप्शंस यहाँ पे आपको थोड़े से ट्रिकी लगेंगे, बट मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है, बी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इंप्रूव देयर लॉट। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ लिखा है इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। इनिशिएटिव लेना मतलब अपने आप को इंप्रूव करना। जब आप सपने देखते हो, ठीक है, इसका मतलब आप एक बेटर लाइफस्टाइल के सपने देखते हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, अब हम करने वाले हैं डीप वाटर के ट्रिकी क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पे। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है।
चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, माई फादर लाफ्ड, बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द overpowering force of the waves. My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys trying to learn by aping them. I did this 2 to 3 times on different days and was the beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो स्टेटमेंट 1 लिखिए, द ऑथर्स फादर लाफ्ड टू मॉक हिज सन्स एबिलिटी टू स्विम। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। यहाँ पे लिखा है द ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेड, फादर लाफ्ड, बट देयर वाज अ टेरर इन माई हार्ट। फादर्स लाफ लिखा है और इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि फादर क्यों हंसे। वो स्विम नहीं कर पा रहा था तो उनको हंसी आ गई, थोड़ा सा फनी लगा, ठीक है, या सरकास्टिक वे में हंसे, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में। स्टेटमेंट 2, द ऑथर वांटेड टू स्विम जस्ट टू प्रूव टू हिज फादर दैट ही कैन स्विम। कि जब उसके साथ ये एडवेंचर, मतलब मिस एडवेंचर हुआ, ये वेव, जब वो छोटा था तब, ठीक है, तो स्विम क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो अपने फादर को दिखाना चाहता था कि वो स्विम कर सकता है। ऐसा कुछ सेंटेंस, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है इस एक्सट्रैक्ट में। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ऐसी है जिसके बारे में हम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है, हमें नहीं पता इसके बारे में क्या होगा। जैसे पहला देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, हमें कैसे पता कि उसके फादर क्यों हंसे थे? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, हमें क्या पता फॉल्स है नहीं है, हमें रीजन तो नहीं दिया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड, कैन नॉट बी कंक्लूडेड। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स हम कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता उसके बारे में और एक्सट्रैक्ट में उसके बारे में नहीं बताया। तो मोस्ट सूटेबल आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childhood fears. कुछ पुरानी memories और कुछ childhood fears जो मेरे दिमाग में थे, ये वो कह रहा है। It can be inferred that this was a clear case of suppression, oppression, depression, repression. तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेशन होता है गुस्सा, सप्रेशन होता है किसी चीज़ को दबा के रखना, डिप्रेशन तो आपको पता ही है, डिप्रेस हो मतलब काफ़ी डिप्रेस हो, मेंटली एग्जॉस्ट हो, और एक होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? ध्यान से समझो, रिप्रेशन क्या होता है? कोई ऐसी चीज़, कोई आपकी एक ऐसी बैक मेमोरी जिसको आपने ज़बरदस्ती फोर्सफुली भुलाने की कोशिश कर रहे हो, फोर्सफुली कोशिश कर रहे हो उसको अनकॉन्शियस करने की, क्योंकि वो आपको कभी याद ही ना आए। वही सेम चीज़ यहाँ ऑथर के साथ हुआ था। वो जो मिस एडवेंचर उसके साथ हुआ था, वो कभी उसको रिकॉल करने की कोशिश नहीं करता था। ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट अनकॉन्शियस, जो कि पॉसिबल नहीं था। वो चीज़ उसको हॉन्ट करती थी, बट वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता था उसको रिप्रेस करने के लिए। तो आंसर है डी, रिप्रेशन। नेक्स्ट, द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर ऑथर फेल्ट कंफर्टेबल वॉज दैट। तो कौन सा मिस एडवेंचर हुआ था? ये तो आसान है। द ऑथर स्लिप्ड एंड फेल इनटू द स्विमिंग पूल। A bully tossed him to the pool for sake of fun. तो एक बुली था, ठीक है, 17-18 ईयर्स ओल्ड बॉय था जिसने उसको उठा के पानी में फेंक दिया। तो उसका आंसर है बी। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द इक्विपमेंट यूज्ड बाय ऑथर व्हाइल लर्निंग टू स्विम। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। ये देखो, आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। उसने बोला मैंने वाटर विंग्स के साथ पेडल किया। विंग्स क्या होते हैं? विंग्स आप खुद सोचो। वाटर विंग्स मतलब कोई ऐसा इक्विपमेंट जो हमारे बाजू में लगाओ, आर्म्स में लगाओ। विंग्स भी आर्म्स में होते हैं ना, जो हमें स्विम करने में हेल्प करे। तो चारों फिगर्स में आपको क्लियरली ये डी वाली फिगर, फोर्थ मतलब यहाँ पे डी वाली फिगर है, ये डी वाली फिगर दिख रही है कि दीज आर द वाटर विंग्स जो हमारे बाजू में है, विंग्स की तरह है और हमें फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो उसका आंसर है डी। लास्ट एक्सट्रैक्ट, डीप वाटर का सेकेंड एक्सट्रैक्ट पढ़ ही लेते हैं एक बार एक्सट्रैक्ट। देन ऑल द एफर्ट सीज्ड, सारे एफर्ट करना मैंने बंद कर दिया। आई रिलैक्स्ड, even my legs felt limp, a blackness swept over my brain, it wiped out fear, it wiped out terror, there was no more panic, it was quiet and peaceful, nothing to be afraid of, this is nice, to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump, it's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep, I cross to oblivion and curtain of life fell. तो जल्दी से देखते हैं। choose the correct option with reference to the two statements given below. The author tried his best to jump out of water. कि एक लास्ट ट्राई मारा था ऑथर ने कि एक बार मैं लास्ट टाइम ट्राई करता हूँ जंप करने का कि मैं पानी से बाहर आ जाऊँ। स्टेटमेंट 2, आफ्टर अ वाइल द ऑथर वॉज नॉट एंशियस इन वाटर। बट थोड़ी देर के बाद ऑथर ने सारी होप्स छोड़ दी थी,
उसका लास्ट ट्राई भी फेल हो गया था और वो बिल्कुल स्टिल हो गया था पानी में, उसको लगा कि नाउ आई विल नॉट सर्वाइव। तो पहला है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। पहला ही आंसर सही है, स्टेटमेंट 1 कॉज है। कॉज के रीजन क्या है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं पानी से बाहर आ जाऊं, बट जब वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो गया, ऑथर इतना टायर्ड हो गया मेंटली भी फिजिकली भी कि उसने वो जो एंशियसनेस थी वो छोड़ दी। उसने डिसाइड कर लिया अपने माइंड में कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो उसका इफेक्ट था स्टेटमेंट 2। बाकी पढ़ लेते हैं। देखो स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज कॉज, तो उल्टा है। ये तो गलत हो गया कि वो एंशियस नहीं था पानी में, उससे सारी लूज कर दी थी सारी होप, इसकी वजह से उसने जंप किया, नहीं, गलत है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज, नहीं। बोथ द स्टेटमेंट्स इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्लियरली दिख रहा है एक चीज की वजह से दूसरी चीज हुई है। तो 1 इज कॉज्ड, 1 इज इफेक्ट, तो आंसर है ए। द कर्टन ऑफ लाइफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ, मतलब लिखा है आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मतलब मैं अनकॉन्शियस हो गया, एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मतलब मेरी जिंदगी का जो पर्दा है वो गिर गया, मतलब मैं मरने वाला था। तो कर्टन ऑफ लाइफ जो है, कर्टन वर्ड जनरली कहाँ यूज करते हैं, स्टेजेस पे यूज करते हैं, ड्रामाज में यूज करते हैं, तो इसका आंसर है ड्रामा। ज्योमेट्री में, हिस्ट्री में, स्पोर्ट्स में यूज नहीं होता। ये जो वर्ड है कर्टन्स ऑफ लाइफ, कर्टन्स फेल डाउन, ये कहाँ पे यूज होता है, ड्रामा में, तो इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ यूजिंग दीज डैश इन द अबव पैसेजेस, ध्यान से देखो, दिस इज नाइस, फिर यहाँ पे 3 डॉट्स डाली हैं, टू बी ड्राउजी, फिर 3 डॉट्स डाली, टू गो टू स्लीप, फिर 3 डॉट्स डाली। ऐसा क्यों डालते हैं, पॉज देने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या थी, दिस इज नाइस, टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस। तो डॉट्स क्यों डाली जाती हैं सेंटेंस में, बीच में पॉज देने के लिए। तो काफी जगह आपको लिटरेचर में ऐसे डॉट्स मिलेंगे, इसका मतलब है टू इंडिकेट पॉजेस। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इंडिकेट दैट द पोएट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कौन सा ऑप्शन है जिससे पता चल गया था पोएट को कि अब मैंने अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दी है। तो लास्ट वाला लाइन है, आई क्रॉस टू एब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, तो इसका आंसर क्या है, बी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस करने आ गए होंगे, और थोड़ी सी वीडियो मुश्किल लग रही है बच्चे तो इसको ज़रूर दोबारा देखना, खुद से करने की ट्राई करना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो बना लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जाम।